ये जो सरकारी नौकरी का ख्याल आपको कैसे आया? मतलब सरकारी नौकरी ही करना है और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि ग्रुप डी के अलावा कोई और भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए थे? देखिए, हम लोग तो एक्चुअली जो है सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जी। तो हमारे पास इतना मतलब बैकग्राउंड में या कहीं न कहीं मैंने ये भी सुना है कि पॉइंट्समैन जो है ग्रुप डी का सबसे बेस्ट पोस्ट होता है, कहीं न कहीं। हाँ। तो थोड़ा पॉइंट्समैन के बारे में बताइए कि उसका काम क्या होता है? किस तरह से क्या उसका करना होता नहीं, है नहीं, वो? आपने बिल्कुल सुना है, पॉइंट्समैन जो है कि रेलवे के अंदर ही बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, जी। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं एग्ज़ाम जो होता है इसका, तो कितना टफ होता है? ईज़ी होता है या टफ होता है या फिर मतलब मॉडरेट होता है? किस देखिए तरह से आप ये फिलहाल अभी बोलेंगे? तो जिस तरह से देश में बेरोज़गारी का माहौल है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटे एग्ज़ाम हो या बड़े एग्ज़ाम, तो हुँ। आसान तो नहीं बोल सकते हैं। जी, आपको हर एक दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी मतलब उसमें निकली हुई थी, जी। तो उसका भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम उसमें क्रैक किया था, उसके बाद उसका फिज़िकल भी निकाल लिया था। और बस खाली उसमें जो है फाइनल मेरिट जो है मेरा नहीं बना था, वो 0 किस्मत का खेल क्या बोलता है, तो मुझे इस एग्ज़ाम में पता चला, क्योंकि मैंने जब ग्रुप डी 2019 का फॉर्म भरा था, हुँ, हुँ। तो मेरे फ़ोटो के कारण मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका था। अच्छा। तो मैंने मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इस पोस्ट की खासकर जो इसमें आप हैं पॉइंट्समैन में, इसकी सैलरी कितनी होती है? देखिए, ये तो ग्रुप डी की जितने भी पोस्ट है लगभग सबकी सैलरी सेम ही होती है, लगभग लगभग सेम, हाँ। 30-32 के आस-पास मिल जाते हैं। हुँ, तो अलाउंस-वालांस ऐड करके किसी के मतलब वो थोड़ा आगे-पीछे मतलब सैलरी हो जाता है। देखिए एक्चुअली हुँ। देखा जाए तो एवरेज ऑन एन एवरेज में एक पोस्ट है ट्रैक मशीन। तो उसकी अगर सैलरी देखा जाए तो हमको लगता है मिनिमम 45,000 के आस-पास उनकी सैलरी हो जाती है, ट्रैक मशीन, ट्रैक मशीन। तो ट्रैकमैन और ट्रैक मशीन में क्या अंतर है इसमें? देखिए ट्रैक मैन है कि वो जैसे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, तो थोड़ा सुविधा के बारे में बताइए कि इनमें सुविधाएँ क्या-क्या मिलती है? देखिए फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब में तो है ऐसा नो डाउट कि मशीन का जो फेलियर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो काम नहीं करती है, हुँ, हुँ। तो वो स्टेशन मास्टर का भी काम होता है, लेकिन वो कर नहीं मतलब वो इतना बिज़ी होते हैं, तो उनका जाना पॉसिबल नहीं है उस पैनल को छोड़ के या अपना जो ऑफ़िस वर्क है उसको छोड़ के पेपर वर्क पर। हुँ, तो इसीलिए हमें उनके उनके जगह पर मतलब वो काम हमें ही करना पड़ता है। पॉइंट्समैन को दे दिया हाँ, जाता है। पॉइंट्समैन को दिया जाता है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में। तो आज हमारे साथ है विष्णु कुमार जी, जो कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 के तहत पॉइंट्समैन में सिलेक्टेड हैं। तो पॉइंट्समैन का क्या काम होता है, किस तरह से इन्होंने जो है सिलेक्शन लिया है, इनकी पूरी स्ट्रगल, इनकी पूरी लाइफ जर्नी, साथ ही साथ कैसे इन्होंने तैयारी करी थी, इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी प्रिपरेशन के दौरान, सारी चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग बातें होती है, सैलरी वगैरह, काम वगैरह, सारा चीज़ हम ग्रुप डी से रिलेटेड जानेंगे इनसे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई को कि इसने मुझे अपने आपके चैनल में मतलब बोलने का मौका दिया। जी, तो तो मैं अपना चलिए परिचय देते हुए बोलता हूँ कि हाँ, मेरा नाम विष्णु कुमार है, जो एक झारखंड जिले के मतलब झारखंड राज्य के धनबाद जिले में एक छोटे से गाँव में बिलॉन्ग करता हूँ। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जो मुझे अपनी बातों को रखने के लिए अपने चैनल में बुलाया। जी, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियोज़ और भी नए-नए लोग जो भी जॉब में हैं, आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सारे लोगों की जो इंटरव्यूज़ हैं हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विष्णु जी से जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया, नहीं किया? जैसे क्योंकि जो आरआरसी ग्रुप डी का जो वैकेंसी होता है, वो हुँ, ज़्यादातर 10th पास होता है। हाँ। लेकिन आप हाईएस्ट टू हाईएस्ट कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? देखा जाए तो मेरा जितना भी एजुकेशन मतलब जो हुआ है, सब हुँ, ये गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ है। मेरे सब गाँव के ही से मैंने अपने मतलब माध्यमिक विद्यालय की मतलब उसमें परीक्षा दी है, पास की इसी सब गाँव से ही हुआ है। जी। उसके बाद मेरी हाई स्कूल जो है वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, जो मेरे गाँव से 4-5 किलोमीटर दूरी पे पड़ती है। हुँ, उसके बाद फिर मैंने इंटर जो है साइंस बैकग्राउंड से किया, जो मेरे वही जिसमें हाई स्कूल से पढ़ाई हुई उसी के बगल में है। और ग्रेजुएशन भी मेरा जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुआ है। जी, तो सब मतलब यही आस-पास के ही कॉलेज से हुआ है, कहीं बाहर से ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश मीडियम से कोई बिलॉन्ग भी नहीं हूँ। जी। तो अभी जैसे आप आरआरसी ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं पॉइंट्समैन में, हुँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो सरकारी नौकरी का ख़्याल आपको कैसे आया? मतलब सरकारी नौकरी ही करना है और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि ग्रुप डी के अलावा कोई और भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए थे? देखिए, हम लोग तो एक्चुअली जो है सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जी। तो हमारे पास इतना मतलब बैकग्राउंड में या बैक सपोर्ट उतना होता नहीं कि मैं कुछ अदर एक्टिविटी या कुछ डांस में हो गया या कुछ में जो फैमिली सपोर्ट करे, हुँ, हुँ। बिलॉन्ग करे। तो हम लोग के पास एक ही ज़रिया है कि किस तरह गवर्नमेंट जॉब लेके और अपना फैमिली को सपोर्ट करना है। जी। तो इससे अपने जो है आर्थिक स्थिति को सुधार मिले, फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। तो हमारे लिए कि यही एक ज़रिया बनता है, तो उसी के लिए हमें बहुत मतलब
मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और मैंने मेहनत किया और आज मैं सिलेक्टेड हूँ ग्रुप डी के पोस्ट जी, पे। बेशक ग्रुप डी में जॉब लेना भी एक आसान काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ग्रुप डी में जो सिलेक्टेड है पॉइंट्समैन में, तो थोड़ा-सा आप ये बताइए कि जो पॉइंट्समैन का जो वर्क होता है, वो किस तरह का होता है? क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं अभी आने वाले जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसमें काफ़ी लोग फॉर्म भरेंगे, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहेगा कि मैं पॉइंट्समैन और कहीं न कहीं मैंने ये भी सुना है कि पॉइंट्समैन जो है ग्रुप डी का सबसे बेस्ट पोस्ट होता है, कहीं न कहीं। हाँ। तो थोड़ा पॉइंट्समैन के बारे में बताइए कि उसका काम क्या होता है? किस तरह से क्या उसका करना होता नहीं, है नहीं, उसमें? आपने बिल्कुल सुना है, पॉइंट्समैन जो है कि रेलवे के अंदर ही बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, जी। क्योंकि इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होती है, मतलब ग्रुप डी के बाकी अदर जितने पोस्ट है, हुँ, हुँ। उसमें से सिर्फ यही जो है पॉइंट्समैन, हुँ। इसी में आपको प्रमोशन जल्दी-जल्दी 3 साल में, 2 साल में आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लर्क में मतलब बाकी पोस्ट में आपके लिए सीटें खुली हैं, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती रहेगी आगे भी। जी। तो इसलिए जो है ग्रुप डी के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट पोस्ट हो जाता है और हमारा काम बेसिकली स्टेशन मास्टर के साथ उन्हीं के कामों को करना रहता है। हुँ, हुँ। तो क्योंकि स्टेशन मास्टर तो अपना पैनल चलाते हैं, ऑफिस वर्क संभालते हैं, हुँ, हुँ। तो सारे जब अगर ट्रैक पे जाना होता है, कुछ जैसे मशीन का जो फेलियर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो काम नहीं करती है, हुँ, हुँ। तो वो स्टेशन मास्टर का भी काम होता है, लेकिन वो कर नहीं मतलब वो इतना बिज़ी होते हैं, तो उनका जाना पॉसिबल नहीं है उस पैनल को छोड़ के या अपना जो ऑफिस वर्क है, उसको छोड़ के पेपर वर्क पर। हुँ। तो इसीलिए हमें उनके उनके जगह पर मतलब वो काम हमें ही करना पड़ता है। पॉइंट्समैन को दे दिया हाँ, जाता है। पॉइंट्समैन को दिया जाता है। तो बहुत सारा काम हो जाता है जैसे जैसे आप देखते होंगे ट्रैक पे पटरी जैसे लाइन एक पटरी जा रही है सीधी, उसी से दूसरी पटरी निकल गई है, हुँ, हुँ। तो वो एक जो पॉइंट चेंज होता है, तो हमारा पोस्ट का नाम जो है इसी बेसिस पे पड़ा है कि जो पॉइंट का जो हम लोग का मैनुअली करना पड़ता है, अगर हुँ। इलेक्ट्रॉनिक फेल या मशीनिक कोई कारण से फेल हो जाती है, तो हमें मतलब वो करना पड़ता है, वो जो ट्रैक पे जाके उसको एक हैंडल होता है, उसे क्रैक हैंडल बोला जाता है, हुँ। तो क्रैक हैंडल करके हमको वो पॉइंट बनाना पड़ता है ताकि ट्रेन आसानी से जा सके। जा सके, जी। हुँ। तो मतलब अदर जो पोस्ट हैं लगभग ग्रुप डी में 16-17 पोस्ट होते हैं, हाँ। तो बाकी पोस्ट से ये किस तरह से डिफरेंस है? देखिए, बाकी है कि उसमें भी आपको मतलब बाकी पोस्ट में सबका अलग-अलग काम है, सबका डिपार्टमेंट अलग-अलग बाँटा हुआ है। जी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इसमें आगे बढ़ने की आपको अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी, हुँ। बहुत कुछ सीखने का मिलेगा इसमें आपको हुँ। और एक मतलब ये आप इससे स्टेशन मास्टर के साथ रहते-रहते आप मतलब उनके कामों को सीखते हैं सीखते हैं, हाँ। और कहीं न कहीं प्रमोट होके आप हाँ, या फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके और स्टेशन ये मास्टर भी बन सकते हैं। बस ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सिर्फ़ पॉइंट्स में नहीं दे सकते हैं, अच्छा। मतलब ये तो 2 डिपार्टमेंट होता है, एक जीडीसीए और एलडीसीए। हुँ, तो हुँ। जीडीसीए जो होता है वो पूरे डिवीज़न मतलब जितने ज़ोन में सब भर सकते हैं हुँ। और एक होते हैं एलडीसी जो वो उस डिवीज़न में जो जिस डिवीज़न में आप वर्क कर रहे हैं, हुँ। उसी डिवीज़न के मतलब जो बंदे हैं वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं। हुँ। तो कर सकते हैं तो सिर्फ़ ये पॉइंट्समैन को ही मौका दिया जाता है ग्रुप डी में और बाकी अदर पोस्ट के लिए अभी तक तो एलडीसी ओपन नहीं हुआ है। अच्छा। तो इसीलिए ये एक ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण पोस्ट हो जाती है और अब 2-3 साल में ही मतलब आप इसमें प्रमोट होके आप स्टेशन मास्टर से बन सकते हैं। अच्छा। तो कहीं न कहीं इसीलिए बोला जाता है कि ये पोस्ट जो है अदर 17 पोस्ट से बेस्ट होता है। बेस्ट बेस्ट होता है। हाँ। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सैलरी होती है, ठीक है? तो ग्रुप डी में जैसे 16-17 पोस्ट होती है, तो इस पोस्ट की खासकर जो इसमें आप हैं पॉइंट्समैन में, इसकी सैलरी कितनी होती है? देखिए, ये तो ग्रुप डी की जितने भी पोस्ट है लगभग सबकी सैलरी सेम ही होती है, लगभग लगभग सेम, हाँ। 30-32 के आस-पास मिल जाते हैं हुँ। और अगर नाइट कुछ-कुछ अलाउंस में कुछ सिटी अलाउंस वो सब चीज़ चेंज होता है हो जाती है। हुँ, हुँ। अगर आप ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास मतलब ऐसे ग्रेड में बाँटा जाता है, एक्स ग्रेड, वाई ग्रेड और जेड ग्रेड में सिटी में। हुँ। तो जो सिटी में जो मतलब ज़्यादा मतलब महँगे शहर होते हैं उसमें आपको हाउस अलाउंस जो ज़्यादा मिलती है अच्छा, और उस साइज़ उसकी सैलरी भी 2-3 हज़ार इंक्रीज़ कर जाती है। तो तो उसी सबका से सैलरी बढ़ जाता है? हाँ, किसी-किसी की नाइट अलाउंस जिसकी नाइट ड्यूटी कंटिन्यू लगती है, तो हुँ। उसकी नाइट अलाउंस भी बढ़ती है। तो अलाउंस-वालाउंस ऐड करके किसी के मतलब वो थोड़ा आगे-पीछे मतलब सैलरी हो जाता है। देखिए एक्चुअली हुँ। देखा जाए तो एवरेज ऑन एन एवरेज सबके 30,000 के आस-पास मतलब सैलरी होती है। सैलरी हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो जॉब ग्रैब किया है, तो कितना ज़्यादा इनको मेहनत करना पड़ा या यूँ कहें कि ये सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि ग्रुप डी का जो जॉब होता है, आसान होता है किसी और जॉब के तुलना में कि हाँ, ये ग्रुप डी जॉब आसानी से लिया जा सकता है या फिर हार्ड होता है? ये थोड़ा आसान है कि हार्ड है, इसको थोड़ा-सा आप बताइए, एलाबोरेट देखिए, करिए। आप रेलवे में जब आए हैं तो आपके ऊपर बहुत बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सेफ्टी से लेके मतलब रिलेटेड होती है जॉब, ग्रुप डी की जितने भी पोस्ट हैं हुँ। या अदर भी पोस्ट एनटीपीसी में जितने भी हो सारे जो है एक सेफ्टी कैटेगरी में आ जाती है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आसान मतलब एग्ज़ाम क्रैक करना आसान, एग्ज़ाम अच्छा के पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से कि इसको जॉब ये जॉब लेना आसान होता है कि कोई और? देखिए क्योंकि अभी ग्रुप डी देखा जाए तो एक काफ़ी लो लेवल का जॉब है, लेकिन कहीं न कहीं एग्ज़ाम जो होता है इसका,
तो कितना टफ होता है, इजी होता है या टफ होता है या फिर मतलब मॉडरेट होता है, किस देखिए तरह से आप फिलहाल लेते अभी हैं? तो जिस तरह से देश में बेरोजगारी का माहौल है, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम, तो आसान तो नहीं बोल सकते हैं। जी आपको हर एग्जाम के लिए एक डेडिकेशन होना चाहिए, आपका मेहनत होना चाहिए, लगन होना चाहिए, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। जी ऐसे नहीं कि आप 10th लेवल के जॉब दे रहे हैं तो आप सोचे कि मैं एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ूँ तो वो मैं क्लियर करूँ, क्लियर तो अभी करूँ, हाँ। पॉसिबल नहीं है। अभी एक से एक मतलब बच्चे आ रहे हैं, नए-नए बच्चे आ रहे हैं, उसको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं। उनको घर बैठे वो साधन मिल जा रहे हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, बेहतर वो अपने शिक्षा को कर पाएँ। जी तो इतना भी आसान नहीं है। तो हालाँकि मतलब ये जर्नी जो है मेरे वो इतना भी आसान नहीं रही है। हुँ, किस्मत का खेल क्या बोलता है, तो मुझे इस एग्ज़ाम में पता चला, क्योंकि मैंने जब ग्रुप डी 2019 का फॉर्म भरा था, हुँ। तो मेरे फ़ोटो के कारण मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका था। अच्छा, तो मैंने मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि और मतलब मुझे और ये मौका मिलेगा कि हुँ, एग्ज़ाम देने के लिए। तो ख़ैर वो जो है और कुछ मतलब लगभग उस फॉर्म के दरमियान 5 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था। हुँ। बहुत लोगों ने केस फाइल किए। फ़ोटो के दौरान हाँ, फ़ोटो सिग्नेचर का बहुत का मतलब जो है। इश्यू हो गया था? हाँ, तो वो 5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिसके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे। हुँ, तो बहुत लड़के थे, उन्होंने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस में रेलवे से भी जवाब माँगा गया, तो रेलवे ने साफ मना कर दिया कि हम कोई दूसरा लिंक नहीं देंगे, इसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं हमें मिलेगा। बहुत सारे परेशानियों का मतलब सामना करना पड़ता है। तो फिर एक जो उम्मीद थी कोर्ट केस के बावजूद वो भी टूट गई कि और मेरे पास मतलब कुछ ऑप्शन है नहीं। हुँ, तो फिर मैंने एनटीपीसी की जो तैयारी थी वो भी किया। एनटीपीसी के साथ-साथ तैयारी चल रही थी। हुँ। उसमें मैंने स्टेशन मास्टर पे लगभग मेरे क्वालीफाई सब मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, साइको ये सब क्वालीफाई कर चुका था। अच्छा, लेकिन फाइनल मेरिट मतलब नहीं बना मेरा। वो 2 नंबर से मेरा मतलब फाइनल मेरिट नहीं बन पाया एनटीपीसी में? एनटीपीसी में। जी। तो उसी दरमियान फिर पता नहीं क्या हुआ, भगवान का जो कृपा बोले कुछ भी बोले, तो हुँ, वो रेलवे की तरफ से एक लिंक जारी किया गया और जो इसके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे ग्रुप डी में, उसको एक मौका फिर से दिया गया। हुँ, तो मेरी किस्मत मतलब यहीं पे मतलब पलटी नज़र आई, पलटती हुई नज़र आई मुझे कि चलो एक मौका तो भगवान ने मुझे दिया और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने वो क्या बोलते हैं फिर फॉर्म साइबर में जाके फॉर्म को मतलब करेक्ट किया। हाँ, मतलब फिर से फिल अप करवाया और फिर जब एग्ज़ाम हुई तो मेरी एडमिट कार्ड भी आई। हुँ, तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में घुस रहा था, तो घुसने के टाइम में जो प्रोसेस होती है अटेंडेंस बनाने के रिलेटेड, सारा वेरिफ़िकेशन होने के बाद तो 1 घंटा बैठा ही जाता है। हुँ, तो उस दरमियान मैंने सोचा कि काश वो अगर लिंक सुधारने का मौका नहीं मिलता तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता हुँ। और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। और फाइनली जब उस एग्ज़ाम दे के रिज़ल्ट आया तो मेरे देखा कि रिज़ल्ट मेरा हो चुका था, तो मतलब एक अंदर से फीलिंग आई और किस्मत क्या चीज़ होती है मुझे उस दिन पता चले कि हाँ, किस्मत भी ज़रूरी है मेहनत के साथ-साथ। थोड़ा बहुत लेबर के साथ-साथ जो लक का चांस तो हुँ, रहता ही है, हुँ। थोड़ा आपको वहाँ पर भी जैसे आदमी बोलते हैं कि लक बहुत ज़रूरी है, तो लक क्या होता है मुझे मतलब इस दौरान जो मैंने ये सो मेरी जर्नी रही उसमें मतलब फेस किया कि हाँ, इसमें लक का जो है बहुत बड़ा रोल रहा मेरे लाइफ़ में अभी जो। जी। मतलब मेहनत तो चाहिए, उसके साथ-साथ हुँ, थोड़ा बहुत लक भी आपका होना चाहिए। और लक जैसे कि आपको पता है जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने के बाद तो मतलब सबके एक घर जाने का सपना ही मतलब अधूरा रह जाता है कि यहाँ की किसी की पोस्टिंग हो तो कहीं भी मतलब ये तो सेंट्रल लेवल की जॉब है, हुँ, इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो मेरा लक इसमें भी साथ दिया कि मैंने घर के सामने ही मतलब मुझे पोस्टिंग मिली है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल तो घर से ही अप-डाउन कर पा रहा हूँ जी। और मैं ईस्टर्न रेलवे से बिलॉन्ग करता हूँ, तो एक ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में मेरा मतलब पोस्टिंग पोस्टिंग हुआ है, है। तो हाँ। उसी में एक छोटा-मोना स्टेशन आता है, मैं वहीं पे फिलहाल अभी पोस्टिंग है और वहीं पे मेरा काम चल रही है। मने आराम से आपको घर के नियरेस्ट हाँ, में मिल गया, है तो ना? लक जो मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें साथ दिया मेरा। जी। मतलब फॉर्म सेलेक्ट होने का फिर लिंक दिया गया ओपन करने का, जी। उसके बाद से फिर ये सारा चीज़। तो अभी तो ये शुरुआत है, चलिए हम थोड़ा बातों को और बढ़ाते हैं और आपसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि आपने जब तैयारी कर रही थी मतलब जैसे कि आपका तैयारी के लिए आपको लगता है मैथ का, रीज़निंग का, जीके, जीएस का, हुँ। तो जो स्ट्रैटेजी रहा आपका तैयारी करने का, पढ़ने का, ठीक है? तो किस तरह से आपने तैयारी करी और किस तरह से आपने पढ़ा? तो एक-एक करके हम लोग जानेंगे, तो सबसे पहले आप मैथ, रीज़निंग का हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए कि जीके, जीएस क्योंकि ये और खासकर ग्रुप डी में साइंस का एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है। तो साइंस का प्लस जीके का जो है पूरा तैयारी जो है आपने किस तरह से किया उसमें मतलब? देखिए मतलब मेरे ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1 साल के लिए पटना चल गया था। पटना में मेरे 3, 4, 5 दोस्त भी गए थे, साथ में सभी तैयारी हुँ, कर रहे थे। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तभी घर पे मैं हमारी जीएस के स्पेशल के लिए हुँ, हम लोग ग्रुप ग्रुप डिस्कशन करते थे। मतलब भाई लोग, बहन लोग जितने भी रहते थे, जी। 7-8 हम लोग घर में ही ग्रुप डिस्कशन करते, तो एक वहीं से एक आदत बन गई जीके जीएस की पढ़ने की। मतलब और मतलब जैसे-जैसे धीरे-धीरे पढ़ते गया, जीएस पे इंटरेस्ट बढ़ते गया मेरा।
तो ये चीज़ एक फ़ायदा किया ग्रुप डिस्कशन होने से। फिर जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की तो वही चीज़ से फिर से रिपीट होने लगी, तो मुझे और ज़्यादा चीज़ मतलब क्लियर होने लगी। फिर एग्ज़ाम के बाद तैयारी की, ग्रेजुएशन के बाद फिर तैयारी कंटिन्यू रखी। रखते-रखते फिर घर में जो चलता था, ग्रुपिंग चलता था हमारा, तो वो तो बंद हो गया। बाकी जो फ्रेंड्स लोग थे उन लोग से भी मेरी बराबर जो है ग्रुपिंग के लिए मतलब हम लोग एक साथ बैठते थे, ग्रुपिंग आना-जाना करते थे। रहता था। हाँ, तो फिर पटना में एक साल रहने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर वापस आने के बाद वही फिर ग्रुपिंग हम लोग 3 बंदे थे। 3 बंदे कंटिन्यू जो है लगभग 1 डेढ़ साल तक वो ग्रुपिंग करते रहे। तो उसमें जीएस का बहुत ही मतलब बहुत फ़ायदा किया। मेरे अलावा दोनों के भी जो जीएस है मेरे दोस्त लोग के, हुँ। उनकी भी जीएस बहुत अच्छी हो गई। तो बहुत अच्छा मतलब इसमें, और हम लोग ज़्यादा कुछ जीएस में नहीं किया था। लुसेंट की बुक आती है, तो वो तो लगभग सबको पता होगी, जी। जितने भी तैयारी कर रहे हैं। हुँ। तो लुसेंट के बुक में हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लिया था, और हुँ, हुँ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत अच्छे से कर लिया था। तो इससे हमारी जीएस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही, और ये बहुत हेल्पफुल रही हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि आप पटना भी गए थे तैयारी के हाँ, लिए 1 साल मतलब मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने गैप नहीं किया, रिज़ल्ट भी नहीं आया था, बस एग्ज़ाम दे के हम लोग निकल गए थे पटना, उसी में 1 साल हम लोग 1 तैयारी साल किए। वहाँ पर रह के हुँ, तैयारी की है ना? हुँ, हुँ। तो यहाँ पर जैसे प्रिपरेशन की बात चली रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था? मतलब आपने ऑफ़लाइन कोचिंग करी, ऑनलाइन करी, जैसे आपने बताया, तो ऑफ़लाइन भी आपने कोचिंग करी थी हाँ, 1 साल और जो चला पटना में वो ऑफ़लाइन ही था। ऑफ़लाइन था। हाँ। उसके बाद ऑनलाइन में भी आपने कुछ कंटेंट सीखा वहाँ से या सिर्फ़ ऑफ़लाइन के भरोसे ही उस आपका टाइम हो तो गया? ख़ैर सब तो ऑफ़लाइन का ही मतलब ही चल रहा था ट्रेंड। ये तो जी, ऑनलाइन जो आया कोरोना के बाद से ही ऑनलाइन बात पूरा सही ट्रेंड आया, होने हाँ। लगा। तो कोरोना के टाइम पे हमें बहुत अच्छे टाइम मिल गई थी अपने तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। हुँ, हुँ। तो फिर घर में ही कुछ ऑनलाइन क्लासेस हमने फिर देखे कि ये मतलब और भी बड़े-बड़े टीचर जो है वो ऑनलाइन में क्लास दे रहे थे, तो उनसे भी मैंने बहुत क्लास लिया बाद में जब लॉकडाउन में तो कुछ काम था ही नहीं, हुँ, हुँ। घर पे ही रहना था, तो उसमें भी जो है उस टाइम को मैंने बहुत अच्छा यूज़ किया और ऑनलाइन क्लासेस लेके अपनी तैयारी को और बेहतर किया, और मेरी तैयारी मतलब अच्छी होती गई आगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीके में 30 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो अभी बाय करें ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक, जो हमारे सर के नोट्स और टीम मेंबर्स के हाईली रिसर्च से बनाया गया है, जिसे पढ़ के आप आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जीके में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो और अपनी सिलेक्शन को पक्की कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस बुक को तुरंत बाय करें। तो यहाँ पर चलिए हम लोगों ने जीके जीएस की बात कर ही ली है। हुँ, साथ ही साथ आप थोड़ा-सा मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक रहते हैं कहीं न कहीं। तो हुँ। दोनों को एक साथ में बताइए कि मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? मैथ नहीं तो हमारे कोचिंग में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी, हुँ, हुँ। तो उसी को मतलब बस हम लोग प्रैक्टिस करते गए, हुँ, और फिर जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें भी मैथ्स के कुछ अलग-अलग टीचर्स के भी देखे, हुँ, हुँ। क्वेश्चन मतलब बना रहे थे, एक बार सेट लगा रहे थे। मतलब और ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन जब जी, घर में कोरोना के बाद तो ऑनलाइन ही क्लास मतलब यूट्यूब से या कोई पेड कोर्स ले लिया, उससे पढ़ रहा था। जी। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बस सेट लगा रहा था और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर रहा था, रिवीजन कंटिन्यू कर रहा था। हुँ, हुँ। मतलब अगर देखा जाए अपने मतलब ये अपना सक्सेस का ये में देखा जाए तो मैंने कभी गैप नहीं किया पढ़ाई में अपना। एक कंटिन्यू मतलब हमेशा बना ही रहा। कभी भी 1 दिन, 2 दिन जैसे गैप छोड़ मतलब कोई छोड़-छोड़ के पढ़ाई करता है, तो मेरी वो आदत नहीं थी। मैं 2 घंटा भी पढ़ता था तो मतलब वो कंटिन्यू डेली पढ़ना है? डेली पढ़ता पढ़ाई जी, करता हाँ। होते रहता था। तो एक होता था कि इससे एक आदत बन जाती थी और मैं पढ़ाई से ज़्यादा दूर नहीं रहता था। तो इससे मुझे ज़्यादा मतलब आसानी हुई एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो पढ़ाई कंटिन्यू रखने से आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होती रहेगी। फ्लो बना रहता है। हाँ, और साथ ही जैसे कि अभी तो आपने भी देखा होगा कि अभी इंटरनेट का ज़माना है, हुँ। तो मैक्सिमम क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे जो है ऑनलाइन में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि ऑनलाइन से बेस्ट तरीके से तैयारी हो सकता है क्या? क्योंकि आपने मैक्सिमम तो ऑफलाइन ही करी, हुँ, हुँ। तो क्या आपको लगता है उस कि टाइम आज तो के टाइम में ऑनलाइन आया भी नहीं था, तो हमारे पास ऑप्शन ऑफ़लाइन ही था। जी, तो अभी जैसे प्रिपरेशन की बात चल रही है, तो जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन का, तो आपने ज़्यादातर ऑफलाइन में ही प्रिपरेशन करी है। तो अभी आजकल क्या है कि ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए? हो जाएगा सारा चीज़? अभी तो देखा जाए तो अभी ऑनलाइन से बेहतर कुछ है नहीं। अच्छा, अगर लड़के सीरियस हैं, तो वो अपने तैयारी को ऑनलाइन के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप चैप्टर वाइज़ आप टीचर चेंज कर सकते हैं। जी। क्योंकि आपके पास मतलब उस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है यूट्यूब पे, बाकी और चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे, हुँ, जो पढ़ा रहे हैं हुँ, ऑनलाइन। तो आपको किसी एक टीचर से ये चैप्टर पढ़ लिए, किसी और टीचर से वो चैप्टर पढ़ लिए, तो आप अपना देख लीजिए कि वो चैप्टर को कौन टीचर जो है अच्छे से मुझे समझा पा रहा है। हुँ, तो हुँ। उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करके आप अपने मतलब उसको तैयारी कीजिए, तो इसमें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ज़्यादा। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हाँ, और ऑफलाइन में क्या होता है कि एक ही टीचर जो है वो सारी चीज़ पढ़ाते हैं। हाँ। तो किसी की होती है कि एक टीचर जो होते हैं उसके पास हो सकता है कि इस चैप्टर में वो स्ट्रॉन्ग है तो अगले चैप्टर में थोड़े वीक हैं। वो पढ़ा हुँ, तो देते हैं,
लेकिन वो उस तरह के नहीं पढ़ा पाते हैं जो जिसमें एक्सपर्ट वो पढ़ाते हैं। जी। तो इसके पास मतलब जो ऑनलाइन में अगर तैयारी कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा बेहतर विकल्प है ये। और कहीं न कहीं ये सारे मटेरियल ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। सारे कुछ अब टीचर पे डिपेंड करता है, कोई पेड हाँ, कोर्स भी लॉन्च करते हैं, कोई फ्री जी। भी देते हैं। यूट्यूब पे अगर ज़्यादातर देखा जाए, हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हाँ, है काफ़ी जो आपको फ्री फ्री में ऑफ मिल कॉस्ट भी जाएगी। अवेलेबल है, तो वहाँ आप से उसे आप स्विच करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल है। तो दोस्तों जैसे कि देखा आपने कि हम लोगों ने सारे चीज़ें बात करी, इनका स्ट्रैटेजी जाना कि इन्होंने कैसे तैयारी करी थी, क्या नहीं करी थी। तो यहाँ पर मैं तैयारी के दौरान एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि टेस्ट का, मॉक टेस्ट हो गया, चाहे ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन हो गए, इसका क्या रोल रहता है हमारी प्रिपरेशन में? टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है एक एस्पिरेंट के लिए, हुँ, क्योंकि आप टेस्ट तभी लगाएँ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जी। आप सिलेबस कंप्लीट को पहले सब कवर कर लीजिए, मैथ, रीज़निंग, जीके जो भी है उसको कवर करके, हुँ, उसके बाद जो सारे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप रोज़ मतलब 2 सेट ज़रूर लगाएँ। जी। सेट लगाने से लगा लेते हैं, लेकिन एनालाइज़ बहुत कोई उसका नहीं करता है। सेट हुँ, मार लिए, देख लिए मेरा इतना 60-65 स्कोर आया, आप उसको रख दिए। लेकिन उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, आप उसे सीखें क्या? आप जो क्वेश्चन नहीं बना था उसको फिर बनाने का आपको मतलब तरीका ढूँढना होगा। हुँ, अब किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा था, हुँ, उसको फिर आपको देखना होगा। तो ये आप टेस्ट देते-देते आपको मतलब वो एक आदत सी हो जाएगी कि उसके बाद आप टेस्ट देने का सबसे बड़ा फ़ायदा है क्या है कि आप उसमें क्वेश्चन को छोड़ पाएँ। आप देख रहे हैं कि हाँ, क्वेश्चन बन म म मेरे से बन जाएगा, लेकिन हम उस टाइम मतलब वो बना नहीं पाते हैं कि हुँ, टेस्ट देने का एग्ज़ाम के टाइम बहुत सारा प्रेशर हो जाता है कि ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन भी आप नहीं मतलब उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो आप है कि टेस्ट देने से अब एक आदत बनती है कि आपके नेगेटिव जो मार्क है वो कंट्रोल होती है कि नेगेटिव ज़्यादा ना लगाएँ। उसके बाद जो है कि टाइमिंग जो है वो मतलब घटते जाता है। एक क्वेश्चन छोड़ने का विकल्प आपके पास है, आप क्वेश्चन छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर नहीं बन रहा है तो आप छोड़िए, आगे बढ़िए। अब देख लीजिए एक बार में कितना अटेम्प्ट किया, अगर 60% अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं फिर दूसरा अटेम्प्ट में आपको गारंटी देता हूँ कि वो फिर से बन जाएगा। आपको नहीं अगर आते हैं, थोड़ा-सा भी उसमें डाउट है, तो आप उसको बना लीजिएगा। जी। फ्रेश आपको स्टार्ट कीजिएगा तो वो मिल जाएगा। तो टेस्ट देने का अच्छा फ़ायदा है। आप में ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप डेली 2 टेस्ट लगाएँ, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो अपने प्रिपरेशन के दौरान आप मॉक टेस्ट लगाते थे? हाँ, बिल्कुल तो डेली लगाता हूँ। ऑफलाइन कि ऑनलाइन लगाते मैं थे? ऑनलाइन ही लगाता हूँ, अगर किसी के पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से लगाएँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो अच्छा। एक एग्ज़ाम जैसा माहौल आपको फ़ील कराएगा। हुँ, हुँ, मोबाइल मेरे पास तो ख़ैर था नहीं, तो मैंने मोबाइल से ही किया था। हुँ, तो मोबाइल से डेली मतलब 2 टेस्ट करके लगाता था, उसको एनालाइज़ करता था और जो क्वेश्चन नहीं बनता था, वो हाँ। जो छूट जाता था, वो मैं एक अलग उसके नोट्स बनाता था। उसमें सारे क्वेश्चन फिर लिखता था और जब मैं दूसरी बार या कभी रिवीज़न करता था, तो उस सब क्वेश्चन को भी रिवीज़न करने से करता रहता था, तो वो भी एक हेल्प मतलब बहुत सारी मिली है मुझे। तो टेस्ट मतलब आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म से टेस्ट लगाते थे? ऐसे फिलहाल तो टेस्ट तो मैंने 2-3 इसे दिया था, एक तो टेक्स्ट बुक था ही, हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने एक ग्रेडअप का भी दिया था। ग्रेड ऐप का, जी। हाँ, और एक क्या था ऑनलाइन वो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा था, बस अभी तो मतलब मैं मेनली टेक्स्ट बुक, ग्रेड ऐप हाँ, वगैरह में आप हाँ। टेस्ट लगा सकते हैं। ऑनलाइन हुँ, काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। हुँ, अभी चर्चित में अब टेक्स्ट बुक है, अब तो वहाँ से भी लगा सकते हैं, तो हुँ। काफ़ी बेस्ट होता है। तो चलिए ये तो रहा हमारा सारा डिस्कशन कि किस तरह से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब दोस्तों हम चलिए इनसे जानते हैं कि जो कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें प्रीवियस ईयर का कितना रोल होता है? तो ज़रा आप इस पर बात करिए कि प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू जो होते हैं, हुँ। वो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? प्रीवियस ईयर तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि उससे एक आइडिया मिलता है आपको कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। हुँ, आप मतलब देख पाएँगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एक जो है कि लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप वो देखें हैं कि पिछले 5-10 साल में वो क्वेश्चन मतलब किसी मतलब एग्ज़ाम में आया ही नहीं, तो उसको पढ़ के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, आप प्रीवियस ईयर लगाएँगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से मुझे ये टॉपिक पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना चाहिए। हुँ, अब किसी तो इससे फ़ायदा है, बाकी अब जैसे-जैसे कि मतलब क्वेश्चन बनाइएगा, पढ़िएगा, तो एक आपको भी कुछ आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। हुँ, तब हुँ, पढ़िएगा तभी आपको मालूम होगा। हुँ। उस टाइप से ये तो चलिए ये तो रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम में। तो अभी थोड़ा-सा बैक टू इनके वर्क में चलते हैं काम में कि आपका जो पॉइंट्समैन का वर्क होता है, तो इसमें आप थोड़ा-सा ये बताइए कि जो आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, मतलब मान लीजिए कि हुँ। कोई नए बंदे जो हैं पॉइंट्समैन में जॉइन करेंगे, नौकरी लेंगे, तो थोड़ा छुट्टी वगैरह का थोड़ा जानकारी दे दीजिए कि कितना आपको लीव मिलता है, छुट्टी मिलता है कि कितना हम घर आ जा सकें, नहीं सकें? तो वो थोड़ा छुट्टी का थोड़ा-सा यहाँ पर बताइए। छुट्टी देखा जाए तो ऐसे मोटा-मोटी आपको 50-60 छुट्टी मिल जाती है साल में। अच्छा, एक सीएल होता है वो 10 मिलती है, वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। जी। तो वो अगर आप लेना चाहें तो आपको ख़त्म करना होगा, नहीं तो अगर नहीं लेते वो ऑटोमैटिक ख़त्म हो जाएगा, 10 जो सीएल होते हैं। हाँ, 1 साल में खत्म हो जाएगा। हाँ।
और LAP होती है, उसको आप 6 महीना में वो 15 देते हैं। जी। एक अगर जनवरी से जुलाई तक देगा 15, फिर उसके जुलाई के बाद से वो दिसंबर तक फिर 15 देंगे। तो ये LAP हो गया। हाफ LAP भी मिलती है, वो हमें 10-10 करके मिलती है, वो भी 6 महीना के अंतराल पे मिलती है। जी। और बाकी जो होते हैं आपके वीकली रेस्ट होते हैं वो अलग है, वो आपको वीकली रेस्ट मिल जाती है रेलवे की ड्यूटी में। तो बस छुट्टी का यही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो साथ ही साथ आप ये भी थोड़ा-सा बता दीजिए कि जो ग्रुप डी में नौकरी करते हैं, जैसे आप पॉइंट्समैन हैं, तो रेलवे की तरफ से सुविधाएँ क्या-क्या मिलती हैं? जैसे काफ़ी सारी सुविधाएँ होती होंगी, जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो ट्रैवल पास आपको मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ आपको बेटर मालूम होगा, तो जैसे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, तो थोड़ा सुविधा के बारे में बताइए कि इनकी सुविधाएँ क्या-क्या मिलती है? देखिए फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब में तो है, ऐसा नो डाउट कि नहीं है। आप अगर कहीं बाहर है, कहीं दूसरे स्टेट से हैं, तो आपको रहने के लिए क्वार्टर भी अवेलेबल मिल जाती है। जी। उसके बाद आपके जो आप रेलवे से रिलेटेड है, तो आपको ट्रेन में जो है ट्रैवलिंग के पासेस भी मिल जाते हैं। उसके बाद फिर है आपको मेडिकल सुविधाएँ मिल जाती हैं। और मेडिकल में है कि आपको इसमें रेलवे में एक है कि इसमें आपके और आपके बीवी-बच्चे को ही मिल दिया जाता है मेडिकल फैसिलिटी। अच्छा, माने आपके फैमिली? हाँ, लेकिन ये एक मतलब जो है इसमें एक नाकामी है रेलवे की, कम से कम इसमें आपको मम्मी-पापा को भी ऐड करना चाहिए। ऐड करना क्योंकि चाहिए। जी, उन्हीं के बिल्कुल। बदौलत जो है हमने आज ये इस मुकाम पे हैं और कुछ मतलब उसके हेल्थ की इश्यूज़ है तो हम उसको मतलब रेलवे के थ्रू से इलाज नहीं कर पाए। तो ये एक चीज़ कमी है रेलवे में, तो ये अगर कर दे तो इम्प्लीमेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जी। हुँ। तो चलिए अभी जहाँ तक हम लोगों ने समझा रेलवे ग्रुप डी के बारे में, तो थोड़ा जैसे कि पॉइंट्समैन इंटरेस्टिंग जॉब है, रेलवे ग्रुप डी में सबसे इम्पोर्टेंट जॉब भी कहा जाता है और आप खुद पॉइंट्समैन में हैं, तो थोड़ा इसके वर्क के बारे में थोड़ा और हम जानना चाहते हैं, थोड़ा और एलैबोरेट करिए कि वर्क मतलब थोड़ा इसका जो होता है, जैसे कि आपने बताया, थोड़ा इसको और बेटर तरीके से देखिए बताइए पॉइंट्समैन ताकि जो है हाँ। कि ये मतलब हमारे ड्यूटी जैसे कि स्टेशन पे भी लगती है, हुँ, फाटक यानी गेट पे भी लगती है हुँ, और यार्ड में भी है, वहाँ पे भी हमारी ड्यूटी लगती है। हुँ, तो स्टेशन में अगर आता है तो वो पेपर वर्क में ज़्यादा हम लोग का इन्वॉल्व रहना पड़ता है कि अगर कुछ ट्रेन आया तो ड्राइवर को कुछ अगर पेपर ऊपर देना है तो वो स्टेशन मास्टर हमारे थ्रू भिजवाते हैं। अच्छा। वो होता है और छोटा-मोटा पेपर वर्क होता है तो वो स्टेशन पे रहते हैं तो उसको करना पड़ता है। हुँ, और गेट में अगर रहें तो गेट खोलने की और बंद करने की हमारी ड्यूटी रहती है, वो अच्छा। हमारे ही अंडर आती है। हुँ, तो वो स्टेशन मास्टर से परमिशन लेके हम वो गेट खोलते हैं, मतलब जहाँ जैसे सुविधा होती है, हुँ, उसको गेट को खोला जाता है, बंद किया जाता है। और यार्ड पे हमारी भी ड्यूटी लगती है। यार्ड पे जैसे इंजन काटना हो गया, इंजन को जोड़ना हो गया, बोगियों काटना हो गया, तो वो सब हमारी मतलब ड्यूटी है। उसको हुँ। अटैच करना, डिटैच करना, वो सारी हमारी ड्यूटी है। तो पॉइंट्समैन की मैक्सिमम इसी जगह 3-4 जगह पे ही ड्यूटी लगती है। और ड्यूटी आवर लगभग कितना होता है? ड्यूटी आवर जगह-जगह पे डिपेंड करती है। अगर छोटा स्टेशन है तो आपको वहाँ 12 घंटा का भी ड्यूटी करना पड़ेगा। जैसे अच्छा, हमारे यहाँ छोटा माना उसमें 12 घंटा की ड्यूटी है। 12 घंटा ड्यूटी में आपको डबल रेस्ट भी दिया जाता है। अच्छा। डबल रेस्ट मिलता है और कहीं अगर 8 घंटा का ड्यूटी है, तो वहाँ 8 घंटा चलेगा। बड़े स्टेशन में जहाँ काम ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मतलब 8 घंटे की तो ड्यूटी चलती ये है। जो डबल रेस्ट है इसको थोड़ा-सा समझाइए? डबल रेस्ट मतलब कि जैसे हमारे रोस्टर है कि अभी हमको 7 नाइट करने पड़ते हैं, 7 नाइट के बाद 2 रेस्ट दिया जाता है। अच्छा। जैसे हमारे अगर सोमवार को मेरी नाइट खत्म हुई, तो हुँ, मंगल और बुध मेरा रेस्ट हो जाएगा। फिर अच्छा। बृहस्पति से मेरा डे ड्यूटी स्टार्ट होगा। फिर डे करने के बाद फिर 5 दिन आप ड्यूटी कीजिए, दिन ड्यूटी, फिर उसके बाद आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगा, फिर तीसरा दिन का आप नाइट में आइएगा। अच्छा इस हुँ, तरह से होता है, हुँ। मतलब नाइट में भी आपको काम करना पड़ेगा? हाँ, ये नाइट और रेलवे है, ये 24 घंटे चलती है, तो यहाँ चलती पे है, इसमें काम रहता मतलब ही है। जितने भी रेलवे एम्प्लॉयी हैं, मैक्सिमम सभी की नाइट ड्यूटी लगती है। हुँ। उसमें रेलवे नाइट अलाउंस भी देती है, तो नाइट ड्यूटी तो लगती रहती है। तो थोड़ा और पोस्ट के बारे में थोड़ा-सा एलाबोरेट करेंगे कि इसमें और जो बाकी पोस्ट होती है, जैसे यहाँ पर मैंने सुना है कि ट्रैकमैन होता है हुँ, और भी बहुत सारे जैसे होते हैं, सीएनडब्ल्यू स्टाफ होते हैं। हुँ, तो इन सब का क्या होता है? मतलब सैलरी तो लगभग आपने बता दी कि सभी होता है हुँ, सॉरी सेम ही होता है, हुँ। लेकिन थोड़ा सेम जो में एक ग्रुप डी में एक पोस्ट है ट्रैक मशीन, तो उसकी अगर सैलरी देखा जाए तो हमको लगता है मिनिमम 45,000 के आस-पास उनकी सैलरी हो जाती है, ट्रैक मशीन, ट्रैक मशीन। तो ट्रैकमैन और ट्रैक मशीन में क्या अंतर है इसमें? देखिए, ट्रैक मैन है कि वो ट्रैक पे ही काम करते हैं, वो अपना जो ट्रैक को मेंटेनेंस रखना, वो सारा काम उनका होता है। जी, और ट्रैक मशीन है कि जो ट्रैक पे जितने भी काम होते हैं मशीन के द्वारा, मशीन में एक अच्छा। इंजन के टाइप का होता है, हुँ, हुँ। एक बोगी 1-2 बोगी टाइप का, तो वो जैसे आप स्लिप म मशीन को मतलब ट्रैक को उठाना रहता है, तो वो मशीन के द्वारा पूरा उठाया जाता है। हाँ। उसमें जो आप देखते हैं ब्लास्ट देखते हैं, जो गिट्टी जो बड़े-बड़े देखते हैं, हुँ, हुँ। उसको पैकिंग भी किया जाता है, वो मशीन के थ्रू किया जाता है। हुँ, और जो स्लीपर होता है, स्लीपर भी चेंज होता है, वो मशीन के थ्रू किया जाता है। बहुत सारा जो ट्रैक से रिलेटेड काम है, वो मशीन के द्वारा ही किया जाता है। जी। तो उसको ट्रैक मशीन बोला जाता है। हुँ, तो उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उसके जो है और ये ट्रैक मशीन जो है, वो डिवीज़न में ही काम करती है।
अच्छा, एक डिवीज़न के अंदर काम करती है। तो जो कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो उसको डिवीज़न में कहीं भी उसकी ड्यूटी लग सकती है। अगर आज इस स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो कल उसको दूसरा स्टेशन पे जहाँ जैसे मशीन का डिमांड हुआ, मतलब पूरा डिवीज़न उसका मतलब हाँ, पूरा अंडर में। डिवीज़न के अंदर आ जाता है, तो उनको जी। ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। हुँ, तो उनसे ट्रैवलिंग के कारण उसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाता है, लगभग उसके मंथली 10,000 12,000 के आसपास ट्रैवलिंग अलाउंस मिल कहीं जाती न है। कहीं वही उसका सैलरी बढ़ा हाँ, देता है। उसको वो सैलरी वो इंक्रीज़ कर जाता है। जी, तो अगर आप कहीं महँगे शहर में हैं, तो उसमें आपका जो मतलब एचआरए भी ट्रैवलिंग जो मिलेगा, एचआरए हाँ, 30% मिलेगा, तो उसमें भी आपकी सैलरी कुछ बढ़ जाती है, तो लमसम आपको 45-50 हज़ार के आसपास सैलरी आपकी आ जाती मतलब ग्रुप डी में बोला जाए तो ये सैलरी के मामले में ये सबसे बेस्ट बोले है। या फिर सैलरी के सबसे हिसाब से ज़्यादा देखा जाए, मिलता है? सैलरी के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे बढ़िया पोस्ट वो है। ट्रैक काम मशीन। हाँ, ट्रैक मशीन। और अच्छा, अगर प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए, तो पॉइंट्स में ज़्यादा अच्छा है कि आप मतलब तुरंत प्रमोट होके आप अपना सैलरी बढ़ा सकते हैं, अपना पोस्ट बढ़ा पोस्ट से बढ़ा सकते हैं। सब कुछ मतलब इसमें आपको मौका मिलता है। तो काम की जो ईज़ीनेस होता है मतलब आराम वाला काम अगर बोला जाए तो ग्रुप डी में सबसे मतलब आराम यानी कि सबसे कम हार्ड। वैसे अगर तो ग्रुप देखा जाए डी में हार्ड तो ही ग्रुप रहता डी में है। सबसे बढ़िया पोस्ट अगर मतलब रिलैक्स के माध्यम से देखिएगा कि काम अगर वर्कलोड ज़्यादा ना हो, हुँ, तो टेलीकॉम का पोस्ट जो है सबसे बढ़िया है। उसमें मतलब आपको वर्क हार्ड ऐसा कोई काम नहीं है, वर्क का लोड भी ज़्यादा नहीं है। हुँ, आपको बस खाली स्टेशन पे रहना है, कभी अगर टेलीफ़ोन वो जो होता है स्टेशन मास्टर जो कम्युनिकेशन करते हैं कंट्रोल रूम से, हुँ, हुँ। अगर वो सब अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उनको वो देखना होता है। फ़ोन के माध्यम से। हाँ, तो वही जो टेलीकॉम का काम होता है, वही सब फ़ोन उनका जो है, तो उसमें वर्कलोड एकदम नहीं रहता है। आप खाली अवेलेबल रहिए 8 घंटा आपका जो ड्यूटी आवर है। 8 घंटा। हाँ, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको स्टेशन मास्टर या स्टेशन से कोई रिपोर्ट करेगा, तभी आप अपना आके थोड़ा काम कर दीजिए, उसको फ़ोन जो खराब है उसको चेंज करके आप अपना चले जाइए बस। मतलब वो भी स्पेशली एक ही जगह पे होता है, ऑफ़िस होता है उसका? हाँ, उसका भी एक ऑफ़िस टाइप का मिलता है। अच्छा, वहीं से उसको काम करना पड़ता है। हाँ, अगर वो उसका एक अलग से मतलब बनाया जैसा जो टावर-वावर लगा हुआ है, हुँ, तो उसमें उसका एक अलग से उसका रूम होता है, ऑफ़िस होता है। हुँ, हुँ, वो स्टेशन के साथ ही रहता है, स्टेशन के अगल-बगल में ही उसका होता है। हुँ, अगर कहीं कुछ फेलियर हुआ फ़ोन का, अगर स्टेशन मास्टर मतलब बात नहीं कर पाए कंट्रोल रूम से या हुँ, गेटमैन से बात नहीं कर पा रहे हैं हुँ। फ़ोन के माध्यम से, तो वो उनको बुलाते हैं, वो उनको ठीक करके फिर वो अपना काम जो चलता रहता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी जैसे इन्होंने पूरा एलेबोरेट किया वर्क के बारे में, नॉट ओनली इनका पोस्ट जो है, तो उसके अलावा भी जो बाकी सारे पोस्ट होते हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया। अब थोड़ा-सा हम प्रिपरेशन पे आते हैं और इनसे थोड़ा-सा जानते हैं कि आप जब प्रिपेयर किए, प्रिपरेशन करने के बाद एग्ज़ाम दिया, तो ग्रुप डी में आपका मार्क्स कितना आया था आउट ऑफ 100? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, हाँ, हाँ। तो उसमें आपका कितना मार्क्स था मतलब? देखिए प्रिपरेशन किए तो प्रिपरेशन तो ठीक ही लग रहा था, मतलब लग तो रहा था, उम्मीद थी कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। जी, तो जब एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम देने के बाद मैंने लगभग वही 82 के आस-पास क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने। 100 में? हाँ, 82 के आस-पास अटेम्प्ट किया था, तो हुँ, उसमें से मेरा रॉ स्कोर हो रहा था 72 के आस-पास रॉ स्कोर मेरा बन रहा था। हुँ, तो लग रहा था कि हो जाना चाहिए कि हो जाएगा इतना में। हुँ, हुँ, अ, उसके बाद फिर जब रिज़ल्ट आया और नॉर्मलाइज़ स्कोर होके मेरा 75 हुआ और कट ऑफ भी जैसे देखा जाए तो 75 के आस-पास ही गया था। हुँ, हुँ, तो मतलब जनरल की गई थी 75, ओबीसी की गई थी, मैं तो ओबीसी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 72 3 ऐसे कुछ गई थी हुँ, हुँ। और मेरा 75 मार्क्स था, तो मैंने ओबीसी कैटेगरी से क्वालीफाई किया था। अच्छा। जनरल से मेरा शायद कुछ पॉइंट से मेरा नहीं हो पाया था। हुँ, तो 75 मार्क्स था, तो इसी में मतलब मेरा जो है और मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो था पोस्ट प्रेफ़रेंस जो डाला जाता है, तो हुँ। मैंने पॉइंट्स में पहले नंबर पे दिया था। अच्छा, तो मार्क्स के हिसाब से और मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से पॉइंट्समैन के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जी। जिसमें आपके जो आँख है वो कम से कम 6/6 का होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो मेरा सही मतलब सारा क्राइटेरिया जो है सही बैठ रहा था, तो हमको ये पॉइंट्समैन का पोस्ट मिल गया। तो मतलब आपने कराया माने फर्स्ट प्रायोरिटी ही पॉइंट्स में रखा था। हाँ, पॉइंट्समैन दिया था। तो जैसे आपने बताया कि आपका जो है मार्क्स भी काफ़ी अच्छा खासा आया था इसमें हुँ, और आपका जो है सिलेक्शन हो गया। हुँ, तो यहाँ पर जैसे आपने जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, तो कोई और एग्ज़ाम जैसे आपने बताया था कि एनटीपीसी का आपने एग्ज़ाम दिया था हुँ, हुँ। और आपका 2 मार्क्स के छूट गया, आपका एनटीपीसी नहीं हुआ। तो इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम दिए थे? एक्चुअली इससे पहले मेरे 2-3 एग्ज़ाम और निकल चुका था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसी में नहीं हो पाया। हुँ, हुँ। एनटीपीसी तो मैंने बताई है कि आपको कि एनटीपीसी मेरा नहीं हो पाया। हुँ, हुँ। उससे पहले मैंने 2 एग्ज़ाम और निकाले थे, आरपीएफ एक ट्रेड्समैन करके आता है, अच्छा। तो उसमें भी मैंने क्वालीफ़ाई किया था, उसमें भी मेरा फाइनल मतलब रिज़ल्ट नहीं हो पाया। हुँ। और एक कोरोना के बाद जो है मेरी एक दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी मतलब उसमें निकली हुई थी, जी। तो उसका भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, हुँ। तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम उसमें क्रैक किया था। उसके बाद उसका फिज़िकल भी निकाल लिया था और बस खाली उसमें जो है फाइनल मेरिट जो है मेरा नहीं बना था, वो 0.025 के कारण मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। हुँ। खैर उसमें वेटिंग लिस्ट निकली, लेकिन उसमें अब इधर मेरा जब तक सिलेक्शन हो गया तो फिर मैंने उधर और ध्यान नहीं दिया, हुँ। क्योंकि ये मेरे घर के सामने मुझे जॉब मिल रही थी, तो फिर दिल्ली जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा, मतलब नहीं सोचा फिर। हुँ।
तो यही 2-3 एग्ज़ाम था मैंने निकाला था और बाकी अभी भी मतलब एग्ज़ाम और प्रिपरेशन चल ही रहा था, मतलब चल ही रहा है और क्योंकि ये आपको मैंने बताया कि ये जो पॉइंट्समैन है वो प्रमोशन इसमें जल्दी होता है, जल्दी होता है। तो मैंने अपनी तैयारी अभी भी कंटिन्यू रखी है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हाँ, आपको अभी देना है अभी? हाँ, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी भरा हुआ है, अभी जी। एग्ज़ाम की डेट आएगी तो फिर उसको एग्ज़ाम भी देना है। अगर हो जाए तो फिर मैं ऐसे गुड्स गार्ड में अगर हो जाता है मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो मैं पॉइंट्समैन से बहुत जल्दी गुड्स गार्ड में चला जाऊँगा। तो यहाँ पर जैसे आपने गुड्स गार्ड का नाम लिया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ क्लैरिटी में जानना चाहता हूँ कि क्या गुड्स गार्ड ही बना जा सकता है कि कोई और भी मतलब पोस्ट में हम जा सकते हैं? नहीं, गुड्स गार्ड हो गया, आपके पास स्टेशन मास्टर का भी ऑप्शन है, स्टेशन मास्टर भी जा सकते हैं जी। और सीसीटीसी जो क्लर्क वाला जो आता है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो आपको मतलब इसमें ऑप्शन खुले हैं आपके पास। तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें? मान लीजिए जैसे आप अभी पॉइंट्समैन में हैं, हुँ। तो आपने आपको एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या हमको इसमें जाना है? मान लीजिए जैसे आपने गुड्स गार्ड बोला, हुँ। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे स्टेशन मास्टर बनना होता, तो क्या उसके लिए मतलब फॉर्म में सिलेक्ट करना पड़ता है कि नहीं नहीं, नहीं, मुझे वो या अलग-अलग अलग वैकेंसी है। एग्ज़ाम होता है? हाँ, वो अलग-अलग उसको वैकेंसी होती है, सबकी एग्ज़ाम भी अलग-अलग होती है। तो अच्छा। अभी फ़िलहाल जब मैंने जॉइन किया है, तो ऐसे तो मिनिमम कम से कम सर्विस होना चाहिए था 3 साल। हुँ, हुँ। 3 साल के बाद ही आप जो है ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते थे। दे फ़िलहाल सकते हैं। लेकिन इस बार से मतलब हम लोग का वो मतलब हटा दिया है, क्योंकि अच्छा। एक्चुअली ये 2019 की वैकेंसी है, 23 में जॉइनिंग कराया, तो ऑलरेडी हुँ, 4-5 साल वैकेंसी लेट चल रही थी। लेट हो गया। तो डिपार्टमेंटल जब एग्ज़ाम निकला, तो बहुत सारे पुराने कैंडिडेट बोल रहे थे कि हम लोग की क्या गलती है कि हम लोग ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। हम लोग को भी मौका दिया जाए। तो उसमें वो जो है 3 साल को हटा के उसमें बोल दिया है कि अभी वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँगे, जो मिनिमम सर्विस में है। कम से कम अपना सर्विस जॉइन कर लिए और अपने सर्विस रेलवे को दे रहे हैं, तो अच्छा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। माने तो 6 महीना साल भर भी होगा तो चलेगा, हाँ, 1 महीना भी जिसका हो गया तो वो मतलब दे सकते हैं। एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, तो फिर एक्चुअली हमारी हो गई थी, 4-5 महीने हो गई थी। उसके हुँ। बाद वैकेंसी निकली तो हमें भी एक मौका मिला भरने का, तो हमने भी फॉर्म फिल अप क किया है। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट अभी तक तो नहीं निकली है, देखा जाए कब निकलता है। माने आपका नेक्स्ट अभी प्रमोट होके जाने हुँ, का है सिर्फ़ गुड्स गार्ड का ही गुड्स निकला गार्ड है, में, अभी हाँ। तक जब मैंने किया उसके बाद अभी सीसीटीसी और स्टेशन मास्टर का नहीं निकला है, तो वो जब निकलेंगे तो उसको भी तो भरा ऐसा हो सकता है मान लीजिए कि आप गुड्स गार्ड में चले गए हुँ। और उसके बाद कोई आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए और इधर से फिर आप सीसीटीसी वगैरह में आ जाएँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? उसके बाद गुड्स गार्ड में जाने के बाद नहीं, गुड्स गार्ड जाने के बाद फिर आप उसके और अपर लेवल जाइएगा, आप माने इधर उसी लाइन में जाइएगा? हाँ, उसके बाद आप हो सकते हैं कंट्रोलर में बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, मतलब आपका जो लेवल है, लेवल ग्रुप डी ये जो गुड्स गार्ड है, हुँ, वो हुँ, लेवल 5 में आते हैं। हुँ। तो आप उसके बाद आप लेवल 5 के ऊपर के बाद जितने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हैं, वो दे सकते हैं। अच्छा, वो दे हुँ, सकते हैं। हुँ, तो एक सवाल मेरा रह गया यहाँ पर, जैसे आपने बताया इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, तो ओबीसी जैसे होता है, तो इस बार जो भी जैसे एनटीपीसी का भी फॉर्म भराया है, तो उसमें जो है जो सर्टिफ़िकेट लगता है, कास्ट सर्टिफ़िकेट ओबीसी का या ओबीसी एससी-एसटी सर्टिफ़िकेट का हो हुँ, गया, हुँ। जैसे एनसीएल लगता है, नॉन क्रीमी लेयर। तो जब आप भरे थे, तो उस टाइम उसका क्या रोल था? या फिर जैसे इस बार में ऐसा था कि आपको एग्ज़ाम जब आप भरे, उससे कुछ दिन पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए? हुँ, हुँ। नहीं तो मतलब करंट का होगा तभी आप भर सकते हैं फॉर्म, नहीं तो फिर फॉर्म ही नहीं भर ऐसे तो सकते हो। लिखा रहता है कि नोटिफ़िकेशन जब डेट आती है, मतलब जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट होता है, उससे जी, पहले का आपका बना होना बना चाहिए। होना चाहिए। जी। हाँ, तो मेरा तो बना हुआ था ही। हुँ, हुँ। उसके बाद रेलवे के फॉर्म में भी देखिएगा आप, उसका भी एक फॉर्मेट आता है ओबीसी का, हाँ। एससी-एसटी का अलग आता है। हुँ, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगी तो आपको जो पुराने वाले आपके जो सेंट्रल लेवल की बनती है, वो भी लेके जाने हैं और रेलवे का जो फॉर्मेट है उसको भी आपको बना के ले जाना है। तो मेरे पास जो सेंट्रल लेवल का था वो तो पहले का था ही हुँ, हुँ, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुई तो मैं रेलवे का भी फॉर्मेट बना के ले गया था। हुँ, तो इसमें मेरे कुछ इश्यू नहीं हुई, लेकिन हमारी जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन चल रही थी, हुँ, उसमें किसी बहुत सारे कैंडिडेट के पास जो था पुराना वाला नहीं था। हुँ, हुँ, तो रेलवे ने उसको जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुई तो वहाँ पे जो वेरिफ़िकेशन कर रहे थे, हुँ। तो जिसके पास नहीं थे तो उनको वो एक रिमार्क्स मतलब दे रहे थे कि आप इसको फिर से बनवा के लाइए जी। और आपका बैक डेट से जो है आप कहीं से जो हेडक्वार्टर उनको भेज दिया गया कि हाँ, आप वहाँ हाँ। से लिखवा के आइए तभी हम आपका सिलेक्ट करेंगे। तो बहुत कैंडिडेट का ऐसा हुआ था जिसका नहीं था उसको मतलब उसी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के दौरान ही बोल दिया गया कि आप हेडक्वार्टर जाइए, वहाँ से लिखवा के लाइए तभी हम आपका वेरिफ़िकेशन करेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट गए थे, फिर बाद में उनका सिलेक्शन भी हुआ। ऐसा थोड़ा मतलब हैरेसमेंट हुआ, प्रॉब्लम हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं था इससे। जी, लेकिन बहुत पहले बढ़िया। का अगर बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें जानी, किस तरह से इन्होंने जो है अपना स्ट्रगल को फेस करते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे पहुँचे हैं। तो अब जैसे अंत में मैं आपको एक ही सवाल आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर हैं, काफ़ी सारे ऐसे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोग जो हैं एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? और उनका भी कहीं न कहीं ये होगा ख्वाहिश कि कोई ग्रुप डी में हो जाए, किसी का एनटीपीसी में हो जाए,
तो अभी इन लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या डायरेक्टली मैसेज देना चाहोगे कि वो कितना मेहनत करे, किस तरह से करे या किस तरह से आप उनको मोटिवेट करना चाहोगे ताकि वे भी आपकी तरह कहीं न कहीं एक पोस्ट में सिलेक्शन ले सके और अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सके? तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए जो भी कैंडिडेट मतलब तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो जिस चीज़ की मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, उसको नोटिफ़िकेशन को अच्छे से पढ़िए, उसका सिलेबस को अच्छे से देखिए। वो सिलेबस आपका कवर है, कंप्लीट है कि नहीं है? तो सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो उसको कवर कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो है उसको प्रैक्टिस मतलब लगातार बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, सेट लगाते रहिए और बाकी ग्रुपिंग में सेट लगाइएगा, ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा, तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है कि जीके जीएस के लिए ग्रुप डिस्कशन करना बहुत मैं फ़ायदेमंद समझता हूँ। क्योंकि मेरे 3 दोस्त थे, हम लोग 3 दोस्त ग्रुप डिस्कशन करते हैं और तीनों आज ग्रुप डी के पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। जी। तीनों सिलेक्टेड हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए और रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए तो 2 दिन बाद मैं पढ़ाई छोड़ के बाद तीसरा दिन पढ़ाई करूँगा। ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यू बना रहेगा क्योंकि आप 1 दिन गैप दीजिएगा तो सोचिए कि आप 10,000 20,000 बच्चों से पीछे जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, रात-रात भर पढ़ के मतलब वो तैयारी कर रहे हैं। तो आप जितना पढ़ाई में ढिलाई देंगे, आप अपने मतलब जॉब से पीछे जाते रहेंगे। तो आप कंटिन्यू बेसिस पे एकदम तैयारी करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए और सीरियस होके लगन से पढ़िए तो सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि विष्णु जी जो कि पॉइंट्समैन पे अभी सिलेक्टेड हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एलिब्रेट किया पॉइंट्समैन का जॉब के बारे में, अपनी सैलरी बताई और जॉब प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एलिब्रेट किया और साथ ही इन्होंने अपने स्ट्रगल भी बताया, किस तरह से प्रिपरेशन किया ये भी बताया। तो सारी चीज़ें हमने जाना, काफ़ी कुछ हमने सीखा है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और थोड़ी बहुत भी आपको अगर हेल्प करी होगी और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा तगड़ा वीडियो था तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना क्योंकि इसी तरह की और भी मोटिवेशनल और जितने भी टाइप के जो एजुकेशनल इंटरव्यू होंगे हम इस चैनल पर आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका विष्णु जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। तो अंत में विष्णु जी अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बताइए? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से कंटिन्यू रखें और बाकी जो है आप चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ब लड़कों ने कितनी मेहनत की है। बिना मेहनत के आपको कुछ मिल नहीं सकते, तो आप अपने कभी-कभी जो है आप किसी के स्टोरी को भी फ़ॉलो करके अपना तैयारी को और मतलब एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जी। तो आप बस भाई के चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए और आप बहुत से जो है जो दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं आपको, उनकी कुछ-कुछ बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें और देखिए कि मतलब आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलेंगे और आपको एनर्जी में मतलब बूस्ट होती नज़र आएगी और आपको तैयारी के साथ-साथ आपकी मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। तो आप अपने मतलब जो है भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी, थैंक यू विष्णु जी। तो जैसे कि भाई ने बताया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।